हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको पता है कि इस वीडियो की सीरीज में हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। केवल टेक्निकल पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, 2005, 2007, 2008 और 2009 के, जिसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चन एक पेपर में मिल जाएंगे। और अभी हम जब 2010 के पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल पार्ट से मिलेंगे, क्योंकि 2010 के पहले जो भी एग्जाम हुए थे एसएससी जेईई के, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, जिसमें 75 आपके टेक्निकल से होते थे किसी भी ब्रांच से, और 25 आपके नॉन टेक्निकल जीके जीएस से पूछे जाते थे, रीजनिंग नहीं पूछा जाता था। लेकिन 2010 के बाद से जो पेपर का पैटर्न था वो चेंज हुआ। इसमें आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जेईई के प्री एग्जाम में, और उसमें आपके 100 क्वेश्चन टेक्निकल से होंगे किसी भी ब्रांच से रिलेटेड, और 100 क्वेश्चन में 50 आपके रीजनिंग से होते हैं और 50 आपके जीके जीएस से होते हैं। तो यहाँ पर हम केवल टेक्निकल की बात करेंगे, सिविल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए 100 क्वेश्चन। तो इसमें अब 2010 के बाद जो भी सीरीज आपको मिलेगी, एक ईयर का आपको 2 पार्ट मिलेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन एक पार्ट में और 50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में हम देखेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर एक साथ देखते हैं तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 50-50 क्वेश्चन को, यानी कि एक ईयर के सीरीज को हम 2 पार्ट में लेके चलेंगे। तो अभी हमारा 2010 का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निवृत्त वाहिका में प्रवाह विक्षुब्ध होता है यदि रेनॉल्ट संख्या हो। रेनॉल्ट नंबर के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। जो ओपन चैनल होती है उसमें प्रवाह विक्षुब्ध होता है, टर्बुलेंट होता है, यदि रेनॉल्ट नंबर हो। कितना होना चाहिए? तो 2000 से अधिक। जो रेनॉल्ट्स नंबर आपका होता है वो अगर 2000 से अधिक होगा तो जो भी प्रवाह होता है वो आपका टर्बुलेंट होता है। लेमिनार के लिए आपका अभी आगे हम बताएंगे। तो जो ओपन चैनल है, निवृत्त वाहिका है, इसमें प्रवाह विक्षुब्ध होगा यदि रेनॉल्ड्स नंबर आपका 2000 से अधिक होगा। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। और इससे रिलेटेड और भी पॉइंट हम देख लेते हैं, इसमें डिटेल में देखेंगे हम सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर देखिए, दी फ्लो इन ओपन चैनल, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं हम। जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर है, आर ई आपका रेनॉल्ड्स नंबर को डिनोट करता है। रेनॉल्ड्स नंबर आपका यहाँ पर देखिए 500 से कम होगा तो फ्लो आपका लेमिनार होगा, फ्लो आपका लेमिनार होगा। 500 और 2000 के बीच में जब रेनॉल्ड्स नंबर होगा तो फ्लो इज ट्रांजिशनल। जब 2000 से अधिक होगा तो फ्लो इज टर्बुलेंट। 3 टाइप आपके होते हैं 500 से 2000 के बीच में। यहाँ पर ये किसके लिए दिया गया है? दी फ्लो इन ओपन चैनल, इसको भी हम याद रखेंगे। ओपन चैनल की अगर बात कही जा रही है, फ्लो ओपन चैनल में अगर हो रहा है तो वहाँ पर आपका फ्लो लेमिनार तब होगा जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर 500 से कम होगा। फ्लो ट्रांजिशनल तब होगा जब आपका 500 से 2000 के बीच में होगा रेनॉल्ड्स नंबर, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 2000। टर्बुलेंट आपका कब होगा फ्लो? जब आपका 2000 से अधिक होगा रेनॉल्ड्स नंबर, किस में होगा? ओपन चैनल में। तो ये हम पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो भी तीनों पॉइंट आपके दिए गए हैं रेनॉल्ड्स नंबर के, ये आपके ओपन चैनल के लिए हैं। फिर हम नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर फ्लो पाइप में पूछा जा रहा है, दी फ्लो इन पाइप, तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। मैक्सिमम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो पाइप में ही अक्सर पूछे जाते हैं जो 2000 से 4000 के बीच में जिसकी लिमिट होती है। ऊपर वाला आपका चैनल के लिए था, ओपन चैनल के लिए। तो ये हमारा पाइप के लिए है। जब फ्लो आपका पाइप में होगा तो हमारा लेमिनार, ट्रांजिशनल और टर्बुलेंट कब होगा, रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, तो ये सारे। तो देखिए, जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होगा तो हमारा फ्लो लेमिनार होता है। जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 4000 के बीच में होगा तो फ्लो हमारा ट्रांजिशनल होगा, और जब 4000 से अधिक होगा तो फ्लो हमारा टर्बुलेंट होगा। तो इसकी जो लिमिट है पाइप के लिए 2000 से 4000 के बीच में है, यानी कि मिनिमम आपका 2000, मतलब 2000 से कम होगा तो लेमिनार, 2000 से 4000 के बीच में है तो ट्रांजिशनल, और 4000 से अधिक है तो टर्बुलेंट। तो पॉइंट हम ये याद रखेंगे यहाँ पर कि फ्लो किसके लिए पूछा जा रहा है, पाइप के लिए पूछा जा रहा है या ओपन चैनल के लिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर आपका क्या होता है? क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर फॉर फ्लो इन पाइप, पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो उसके लिए आपका क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा? आर ई क्रिटिकल 2000। ठीक है। अगर हमारा फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स है तो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 1000, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर जो भी आपका है। अगर हमारा फ्लो इन ए वाइड ओपन चैनल तो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 500।
जो क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर है वो 500। तो ये तीनों पॉइंट हम याद रखेंगे। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है कि जब फ्लो आपका ओपन चैनल में होगा तो हमारा लेमिनार, ट्रांजिशनल और टर्बुलेंट कब होता है, रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए। तो इसकी लिमिट आपका 500 से 2000 है ओपन चैनल के लिए, और फ्लो इन पाइप के लिए लिमिट आपकी है 2000 से 4000। तो ये दोनों पॉइंट हम याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिटोट नली का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। पिटोट नली का प्रयोग, ये आपके हाइड्रोलिक्स के क्वेश्चन है सारे। पिटोट नली का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो प्रगतिरोध दाब। पिटोट नली जो होता है आपका प्रगतिरोध दाब मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं पिटोट ट्यूब के बारे में। यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है पिटोट ट्यूब का क्या यूज होता है, क्या मेजर करते हैं उससे। तो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार हम देख लेते हैं। पिटोट ट्यूब आपका क्या है, इट इज़ ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। क्या मापने के लिए हम यूज़ करते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इसके बारे में और भी डिटेल दिया गया है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल में फ्लोराइड की अधिकतम अनुमत सीमा है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, परमिजिबल लिमिट क्या है पेयजल में फ्लोराइड की। तो ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो 1.5 mg पर लीटर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। पेयजल में फ्लोराइड की मैक्सिमम परमिजिबल जो लिमिट होती है, अनुमत सीमा है, 1.5 mg पर लीटर होती है। देखिए, एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज 1 mg पर लीटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और भी हम देखते हैं, मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर मैक्सिमम का आपका है 1.5 mg पर लीटर। जो एक्सेप्टेबल थी वो आपकी 1 mg पर लीटर थी, और ये आपकी मैक्सिमम है 1.5। ये आपसे पूछा गया था। ये फ्लोराइड कंसनट्रेशन ऑफ लेस देन 0.8 to 1 ppm। ppm का मतलब आपका होता है पार्ट पर मिलियन। मे बी हार्मफुल एंड मेक केस डेंटल कैरेज due to formation of excessive cavities in the teeth of young children during calcination of their permanent teeth। इसी तरह से और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। कंटिन्यूड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फ्लोराइड्स ग्रेटर देन 1.5 to 2 ppm रिजल्ट मोल्टेन ऑफ टीथ इन इंटेंट नॉट एडल्ट। ग्रेटर देन 5 mg पर लीटर केसेस डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स कॉल्ड बोन फ्लोरोसिस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं, संसंजनहीन मृदा का अपरूपण सामर्थ्य निर्भर करता है। जो कोहेजन लेस वाल होती है उसका अपरूपण सामर्थ्य, सीयर जो स्ट्रेंथ होता है, किस पे निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है शुष्क घनत्व पर, भारण की दर पर, परिरोधी दाब पर। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बारे में आपका दिया गया है पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजन लेस सॉइल। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, घून यानी कि ड्राई रूट जिसको हम बोलते हैं, ये आपका क्या है, घून का क्या काम होता है। तो टिम्बर को ये चूड़ में बदल देता है, टिम्बर में नहीं रहेगा, टिम्बर को ये चूड़ में बदल देता है घून। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर है। टिम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। देखिए, ड्राई रूट इज decomposition of failed timber caused by the action of various fungi. The fungus reduce fibers to fine powder and the timber loses its strength. स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है और ये टिम्बर को चूड़ के रूप में बदल देता है। टिम्बर पे आपका डिटेल में लेक्चर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक, वहाँ से देख लीजिएगा। या फिर ऊपर आपको एक आई बटन दिखता है, यहाँ पे आई बटन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप इस चैनल से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, राल या रेजिन होते हैं। रेजिन आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन आपको पिछले जो भी प्रैक्टिस सेट था उसमें भी मिला था, आपका एग्जाम पेपर था। तो रॉल या रेजिन आपके क्या होते हैं, इसमें देखिए ऑप्शंस जो दिए गए हैं। पहला आपका है जल में अविलेय, स्पिरिट में विलेय, वर्निशों में प्रयुक्त, और तेल के वाष्पन पर पीछे बचा द्रव्य। तो रेजिन के बारे में ये बात कही जा रही है कि ये होते हैं, लेकिन जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं चारों ऑप्शंस आपके सही है इसके पर्पज से, रेजिन के पर्पज से। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर कोई अगर ऑप्शन होता कि ऑल ऑफ द एबव तो वही ऑप्शन आपका सही होता, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सही है, तो यहाँ पर ऑल सही होना चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपके जो भी एग्जामिनेशन होते हैं तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपका अगर कोई ऑप्शन आप टिक करते हैं तो सही माना जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं,
रेजिन के बारे में देख लीजिए यहाँ पर क्या कही जा रही है, उससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए थे वो सही थे। रेजिन्स आर रेजिनियस सब्सटेंस। ए रेजिन आर रेजिनियस सब्सटेंस इज ए नेचुरल और सिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये दूसरा पॉइंट आपको दिया है, इट इज सॉल्युबल इन एल्कोहल और स्पिरिट बट नॉट इन वाटर। ये एल्कोहल और स्पिरिट में सॉल्युबल है, विलेय है, और वाटर में नहीं है। तीसरा पॉइंट आपका दिया गया है, इट एक्ट्स एज ए बेस एंड प्रोवाइड्स बॉडी टू द वर्निश। अगला पॉइंट आपका है चौथा, दी कॉमनली यूज्ड रेजिन्स आर कोपाल, लैक, आर सिलैक, रोजिन ईटीसी। तो जो चारों पॉइंट आपके दिए गए थे वो सही थे, वहाँ पर जो कोई भी ऑप्शन आप सही करते हैं तो आपका सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, टैकोमीटर के लिए योज्य और गुणक स्थिरांक होते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो टैकोमीटर के लिए जो योज्य और गुणक स्थिरांक होते हैं आपको 0 और 100 होते हैं। यहाँ पर हम याद कैसे रखेंगे कि जो योज्य गुणांक आपके होते हैं वो 0 होता है, और जो गुणक होता है, गुणक स्थिरांक होता है वो 100 होता है। तो योज्य और गुणक यानी कि तो इस तरह से हम याद रखें, कभी आपको अपोजिट पूछ दे गुणक और योज्य तो 100 और 0 हो जाएगा वहाँ पे। तो योज्य और गुणक के अगर इस तरीके से पूछा जा रहा है तो योज्य आपका 0 होता है, ये हम याद रखेंगे, और गुणक आपका 100 होता है। तो कहीं भी अगर अपोजिट करके भी पूछता है तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। फॉर टैकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग, जो एडिशन होता है आपका कांस्टेंट F/I रिस्पेक्टिवली आर 0 एंड 100। जो एडिशन, जो पहले अगर यूज गुणांक कहा जा रहा है तो यूज आपका 0 होता है और गुणक जो होता है 100 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, संघनन गुणांक CB, अवधि घटक TB, अपवाह पथ D और समय T के बीच संबंध दिया जाता है। ये आपके सारे मान दिए गए हैं कि मतलब CB क्या है, TB क्या है, D क्या है, T क्या है, इनके बीच आपका रिलेशन पूछ रहा है। तो इनसे जो फार्मूला आपका बनता है, इनका जो रिलेशन है, CB इक्वल टू D² TB/T। तो ए ऑप्शन से यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी वृक्ष की आयु ज्ञात की जा सकती है। ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलता है, पिछले सेट में भी आपको मिला था। तो किसी वृक्ष की आयु, टिम्बर की आयु हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके एनुलर रिंग्स को काउंट करके, वार्षिक वलय को गिन के। तो वार्षिक वलयों की संख्या द्वारा हम किसी वृक्ष की आयु ज्ञात कर सकते हैं। वार्षिक वलय की संख्या क्या होती है, जो आपका जो हम टिम्बर काटते हैं तो उसमें जो सामने से अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसे रिंग्स बने होते हैं उसमें। तो ये जो एनुलर रिंग्स होते हैं इसको हम काउंट करके बता सकते हैं, जितने भी रिंग्स इसमें बने होंगे उतनी उसकी आयु पूर्ण हो चुकी होती है। तो वही आपके एनुलर रिंग्स होते हैं। तो किसी वृक्ष की आयु हम उसके वार्षिक वलयों की संख्या को काउंट करके बताते हैं। तो यह डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो जो भी टिम्बर का क्वेश्चन आपको बताए गए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो वहाँ से जाके आप टिम्बर के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक हैं चूना और सिलिका। पोर्टलैंड सीमेंट के जो मुख्य घटक हैं चूना और सिलिका है। लाइम एंड सिलिका जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के, तो यही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, वहाँ पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में, कौन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है और किसका कितना यूज होता है पोर्टलैंड सीमेंट में। द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट्स आर एज फॉलो। पहला आपका दिया है, पहले कॉलम में इंग्रेडिएंट्स है, दूसरे कॉलम में आपका परसेंटेज दिया गया है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स को कितना % हम यूज करते हैं, और तीसरे कॉलम आपका रेंज दिया गया है। रेंज में लगभग दिया गया है कि कितने से कितना यूज करना चाहिए, और परसेंटेज में आपका एक्चुअल में जितना % हम लेते हैं वो दिया गया। देखिए पहला आपका लाइम है, सबसे फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट का लाइम है। दूसरा आपका सिलिका है, एलुमिना है, कैल्शियम सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, फिर हमारा है मैग्नीशिया और सल्फर एल्कलीज। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, इसको मिलाकर पोर्टलैंड सीमेंट हम बनाते हैं। तो सबसे मेन जो होते हैं आपके लाइम और सिलिका होते हैं। लाइम का रेंज आपका है 60 से 65%, सिलिका का है 17 से 25। तो इनको लेते कितने हैं, जनरली हम 62% लाइम यूज़ करते हैं और 22% हम सिलिका यूज़ करते हैं। तो मेन मतलब सबसे ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं। तो मेन इंग्रेडिएंट आपके यही है, और भी इंग्रेडिएंट के बारे में आप देख लीजिएगा कि कितने से कितना % हम यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तरल के प्रवाहित होने का कारण है, क्या कारण है, अपरूपण बल के अंतर्गत उसका विरूपण। तरल के प्रवाहित होने का यही कारण है, अपरूपण बल के कारण उसका विरूपण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं,
यहाँ पर देखिए उसके बारे में दिया गया डिटेल, तो पढ़ लीजिएगा। बिटुमन पायस होता है। पायस क्या है आपका? इमल्सन को हिंदी में हम पायस बोलते हैं। बिटुमन पायस या बिटुमन इमल्सन क्या होता है? निलंबन में बिटुमन वाला एक द्रव। बिटुमन जो इमल्सन है, निलंबन में बिटुमन वाला एक द्रव होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर दिया गया है बिटुमन इमल्सन के बारे में, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीवेज के प्राथमिक उपचार में शामिल है। सीवेज के प्राथमिक उपचार में क्या शामिल होता है? तो जय द्रव्यों को निकालना। प्राथमिक उपचार इनका यही होता है कि जय द्रव्यों को निकालना। सी ऑप्शन से यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, श्रृंखला सर्वेक्षण में माप की यथार्थता निर्भर नहीं करती। श्रृंखला जो भी चेन सर्वे होता है उसी को हम श्रृंखला सर्वेक्षण बोलते हैं हिंदी में। इसमें माप की यथार्थता निर्भर नहीं करती किस पर? श्रृंखला रेखाओं के सामान्य अभिविन्यास पर। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। श्रृंखला जो चेन लाइन होती है उसके सामान्य अभिविन्यास पर ये निर्भर नहीं करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वितरण तंत्र में वायु वाल्व लगाए जाते हैं। कहाँ पर? वितरण तंत्र में जो भी आपका होता है वहाँ पर, उसमें वायु वाल्व कहाँ पर लगाए जाते हैं? तो जल की मुख्य पाइपों के जंक्शंस पर। जो भी मेन पाइपों के जंक्शंस होते हैं वहाँ पर हम वायु वाल्व लगाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एयर वाल्व के बारे में दिया गया है, तो कहाँ पर लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, किसी मृदा द्रव्यमान के लिए द्रव सीमा और प्लास्टिकता सूचकांक के अनुपात को हम क्या कहते हैं? जो लिक्विड लिमिट है, जो किसी भी मृदा का द्रव्यमान के लिए जो लिक्विड लिमिट आपकी दी गई है और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे? तो पहला आपको दिया द्रवता सूचकांक, संकुचन अनुपात, संगति सूचकांक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है कि जो लिक्विड लिमिट आपकी होती है, लिक्विड लिमिट और जो भी आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है पीआई, इसके अनुपात को हम क्या कहेंगे? तो इन जो ऑप्शन दिया गया आपका तीनों, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, इसके लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है ये। देखिए लिक्विडिटी इंडेक्स आपका दिया है आई एल। आई आपका इंडेक्स को डिनोट करा और एल आपका लिक्विडिटी को। डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो यहाँ से हमारा हो जा रहा है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपन आई पी। देखते हैं श्रिंकेज रेशियो आपका क्या है। इट इज डिफाइंड, आपका क्या पता करना था? लिक्विड लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ए गिवन वॉल्यूम चेंज इन ए सॉइल एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज और ड्राई वॉल्यूम टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट एबव द श्रिंकेज लिमिट। तो यहाँ से आपका श्रिंकेज जो रेशियो है ये आपको फाइंड होता है, ये आपका श्रिंकेज रेशियो है। फिर हमारा जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है आईसी, आपका डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन आई पी। तो यहाँ से हमारा कोई भी लिक्विड लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं है, तो तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि किसी केशिका नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो किसके उत्थान क्या होगा? केशिका नली का अगर व्यास हम दोगुना कर देते हैं तो किसकी उत्थान जो होगा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जब दोगुना करेंगे तो ये आपका आधा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है इसका फार्मूला क्या होता है। इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डबल द कैपिलरी राइज विल बी हाल्व। हाल्व मीन्स आधा होता है। जब डबल कर देंगे उसके व्यास को तो ये इसका कैपिलरी जो राइज होगी वो आपकी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मृदा का एक समानता गुणांक होता है। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सवाल से, आपका हर जगह पूछा जाता है। इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। मृदा का एक समानता जो यूनिफॉर्मिटी आपका होता है गुणांक, वो आपका क्या होता है ये आपको बताना है। तो एक के बराबर या उससे अधिक। डी ऑप्शन से यहाँ पर सही आंसर होगा। मृदा का एक समानता गुणांक आपका एक के बराबर या उससे अधिक होता है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल, और जितने भी यहाँ पर पॉइंट आपको बताए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट से रिलेटेड, तो आप सबको नोट कर लीजिएगा जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ ए सॉइल सी यू, जिसको हम सी यू से डिनोट करते हैं। आपको ये भी पूछ लेता है कि सी यू आपका क्या है, सी क्या है, और उसके फार्मूले भी दे दिए जाते हैं। तो देखिए जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है उसको हम सी यू से डिनोट करते हैं। सी आपका कोफिशिएंट को डिनोट कर रहा है, यू आपका यूनिफॉर्मिटी को। यहाँ से यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का जो फार्मूला आपका है सी यू इजकल टू D60 अपॉन D10। ये हम याद रखेंगे। D60 का क्या मतलब होता है, D10 का क्या मतलब होता है, जब हम सवाल पढ़ेंगे तो डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल फार्मूला आपका है सी इजकल टू D60 अपॉन D10, ये हम याद रखेंगे यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का।
देखिए अब क्या होगा मान, तो कैसे देखिए, इफ सी इजकल टू 1 देन सॉइल इज परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ इक्वल साइज। जब सी यू का मान यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का मान 1 होगा तो देन सॉइल इज परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेड होगा। दूसरा आपका क्या दिया गया, इफ सी यू इज ग्रेटर देन 4 then soil will be well graded gravel, और if Cu is greater than 6 then soil will be well graded sand। तो यहाँ पर इसकी लिमिट दी गई वेयर D10 इजकल टू इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाली लाइन हमेशा आप याद रखेंगे। D10 आपका बार बार पूछा जाता है कि D10 होता क्या है। अगर सी यू इजकल टू D60 अपन D10 दिया गया है तो D10 आपसे पूछा जाता है क्या है। इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन होती है D10। आपसे पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन क्या होती है, तो D10 ही आपकी इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी पाइप में स्थैतिक दाब मापने के लिए दाब गेज का प्रयोग किया जाता है जो संयोजित होता है। किसी पाइप में स्थैतिक दाब मापने के लिए दाब गेज का प्रयोग किया जाता है जो संयोजित होता है पायलट नलिका के साथ। पायलट नलिका के साथ संयोजित होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए टू मेजर स्टैटिक प्रेशर इन ए पाइप वन यूजेज, ये प्रेशर गेज कनेक्ट टू ए पिटॉट ट्यूब। क्या होगा, पिटॉट ट्यूब क्या मेजर करता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेंचुरी मीटर आपका डिस्चार्ज, और फिश मीटर आपका डिस्चार्ज, और पिकोमीटर आपका पिकोमीटर टैपिंग लेंथ। तो ये चारों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद नोट कर लीजिएगा इसको और याद भी कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत कड़ी मृत्तिका में मानक अंतर्वेशन प्रतिरोध होता है। बहुत कड़ी मृत्तिका में मानक अंतर्वेशन प्रतिरोध कितना होता है, तो 15 और 30 के बीच। इस क्वेश्चन में ज़्यादा लॉजिक नहीं है, आप डायरेक्ट आप क्वेश्चन के आंसर को याद कीजिए, क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है वो आपको अगर सामने दिखे एग्जाम में तो आप टिक कर पाए। तो बहुत कड़ी मृत्तिका में मानक अंतर्वेशन प्रतिरोध होता है 15 और 30 के बीच। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नगन वियर वह होता है जिसमें वियर के अनुप्रवाह पार्श्व में जल का स्तर शिखर के स्तर से ऊपर हो, यानी कि उसमें डूबी हुई हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, शिखर के स्तर से ऊपर हो। चलिए हम देख लेते हैं ऐसे होगा। सबमर्ज जो वियर होता है आपका क्या होता है, वो डूबी हुई होती है बिल्कुल वाटर में, तो वही आपका है। व्हेन द वाटर लेवल ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द वियर इज एबव द क्रेस्ट ऑफ द वियर देन द वियर इज सेड टू बी सबमर्ज्ड वियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, मॉड्यूलर ईंटों का आकार होता है। ईंटों का आकार तो आपसे हर एग्जाम में लगभग मिल जाते हैं ये क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही। मॉड्यूलर ईंटों का आकार आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है 10x10x9 सेंटीमीटर। दूसरा आपका दिया है 19 यानी कि 19x9 तो यही आपका सही आंसर है बी वाला। मॉड्यूलर ईंटों का जो आकार होता है 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, उसको हम देखते हैं। साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज ब्रिक का आपका होता है 19x9x9 सेंटीमीटर, यानी कि 19x9x9 सेंटीमीटर हो गया मॉडुलर साइज ब्रिक का। और जब ये मोर्टार के साथ आपको पूछा जाए कि विथ मोर्टार यानी कि मसाले सहित क्या माप होगी उनकी, तो 20x10x10 सेंटीमीटर। ये बिना मसाले का है 19x9x9, और ये आपका मसाले सहित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 3 ज्ञात बिंदुओं से एक प्लेन टेबल का फिक्स अच्छा होता है यदि मध्य स्टेशन निकटतम हो। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। 3 ज्ञात बिंदुओं से एक प्लेन टेबल का फिक्स अच्छा होता है यदि मध्य स्टेशन निकटतम हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए दिया गया इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, थियोडाइट के टेलीस्कोप की समांतर बुदबुद नलिका, ये आपका क्या है, बबल ट्यूब है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुदबुद नलिका। थियोडाइट के टेलीस्कोप की समांतर बबल ट्यूब को अधिक संवेदी होना चाहिए क्योंकि वह नियंत्रित करता है। वह क्या नियंत्रित करता है, क्षैतिज अक्ष को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उत्तम इमारती पत्थर का संतुलन सामर्थ्य होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तम इमारती पत्थर का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है कितना होना चाहिए, तो 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर है। देखिए गुड बिल्डिंग स्टोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ आपका 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, या फिर 100 MPa। MPa में अगर पूछा जाए तो 100 MPa आपका होना चाहिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.7 होनी चाहिए। टफनेस इंडेक्स आपको देखिए 13 दिया गया है।
यहाँ पर और भी दिया गया फैसिलिटी फॉर carving and dressing, weather resistance and better appreciation. Generally, stones from igneous and metamorphic rocks are heavier and more durable than stones from sedimentary rocks. यानी कि जो आपके igneous rocks से स्टोन प्राप्त होते हैं वो आपके हैवियर होते हैं और मोर देन किसके अपेक्षा सेडिमेंट्री रॉक्स से जो स्टोन मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं मृदा की चरम धारण क्षमता ज्ञात करने के लिए एनोड लोड परीक्षण में प्रयुक्त वर्गाकार धारक प्लेट का सस्तूत आकार 30 से 75 सेंटीमीटर है जिसकी न्यूनतम मोटाई होती है। क्या होगी? मृदा की चरम धारण क्षमता ज्ञात करने के लिए एनोड लोड परीक्षण में प्रयुक्त वर्गाकार धारक प्लेट का संस्तूत आकार 30 से 75 सेंटीमीटर है। उसकी न्यूनतम मोटाई क्या होगी? आपका ऑप्शन दिया गया 20 mm, 50 mm, 5 mm। तो इसमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। इन प्लेट लोड टेस्ट, जो आपका प्लेट लोड टेस्ट होता है, इसमें द रिजिड बियरिंग प्लेट टू बी यूज्ड इज स्क्वायर इन सेक्शन ऑफ मिनिमम साइज 30 into 30 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम साइज आपका 75 into 75 सेंटीमीटर। द प्लेट थिकनेस शुड बी सफिशियंट टू विथस्टैंड इफेक्टिवली द बेंडिंग स्ट्रेस लाइकली टू बी क्रेज्ड बाय द मैक्सिमम एंटिसिपेटेड लोड। इट शुड जनरली नॉट बी लेस देन 1 सेंटीमीटर या 10 mm। तो 1 सेंटीमीटर या 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, और इस ऑप्शन में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला था, तो आपका mm में सारे दिए गए हैं। 1 सेंटीमीटर या 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन में नहीं कोई है, तो आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सहसा संकुचन के कारण लघु हानि होती है। सहसा संकुचन के कारण लघु हानि क्या होती है? तो सहसा संकुचन के बाद प्रवाह के प्रसार के कारण होती है। लघु हानि आपकी क्या होती है? सहसा संकुचन के बाद प्रवाह के प्रसार के कारण लघु हानि होती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया है, डिटेल देख लीजिएगा उसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं बलुआ पत्थर है। बलुआ पत्थर आपका क्या होता है? सैंडस्टोन अवसादी शैल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। स्टोन के बारे में भी आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका करा दिया गया है, तो आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको स्टोन का देख सकते हैं जो भी लेक्चर है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सारे स्टोन के बारे में यहाँ पर दिया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, इग्नियस रॉक क्या होता है, फिर आपका सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, तो इसको आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सुवर्गीय मृदा के लिए वक्रता गुणांक किस परिसर में होना चाहिए। सुवर्गीय मृदा के लिए आपका वक्रता गुणांक क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से कोई नहीं सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, उपयुक्त तो कोई भी नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन और कोफिशिएंट ऑफ कनकेविटी। जो सीसी आपका होता है, सीयू तो हम पहले देख चुके हैं। सीसी जो आपका होता है उसका फार्मूला क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसी का फार्मूला भी आपसे पूछा जाता है। तो सीयू का आपका क्या था? D60/D10 था, और सीसी का क्या है? D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। तो दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल सीसी शुड बी बिटवीन 1 to 3। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए इसकी जो लिमिट है 1 से 3 के बीच में है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अनेक घरेलू सीवरों से विसर्जन प्राप्त करने वाला सीवर कहलाता है। अनेक घरेलू सीवरों से विसर्जन प्राप्त करने वाला सीवर आपका पार्श्विक सीवर यानी कि लेटरल सीवर आपका कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर देख लीजिएगा लेटरल सीवर क्या होते हैं, इंटरसिपेटिंग सीवर क्या होते हैं, और सब में सीवर आपके क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गुनिये का प्रयोग किया जाता है। गुनिये का प्रयोग कहाँ हम करते हैं? तो समकोण बनाने के लिए करते हैं हम गुनिये का प्रयोग। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। गुनिया आपका क्या है? क्रॉस स्टाफ, उसका प्रयोग हम समकोण बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा डिटेल क्रॉस स्टाफ के बारे में आपका दिया गया है। 3 प्रकार के आपके क्रॉस स्टाफ है यहाँ पर, और इसके बारे में डिटेल भी दिया गया है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन सेलों का मुख्य घटक एल्यूमिना या मृतिका हो उन्हें कहते हैं। जिन सेलों का मुख्य घटक एल्यूमिना या मृतिका होती है उसे हम क्या कहते हैं? मृडमय सेल कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए केमिकली रॉक्स आर क्लासिफाइड एज, इसको क्लासिफाइड किया गया है। एर्जिलियस रॉक्स क्या होता है, सिलिशियस रॉक क्या होता है, कैल्सियस रॉक क्या होता है आपका, तो डिटेल आप यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्प्लावन बल का परिणाम ज्ञात किया जा सकता है।
किसके द्वारा? आर्किमिडीज के नियम के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। उत्प्लवन बल का परिणाम आपका आर्किमिडीज के नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर आर्किमिडीज का सारे नियम आपके दिए गए हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो इसको आप डिटेल देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सर्वेक्षण टेलीस्कोपों में क्रॉस तार लगाए जाते हैं। कहाँ पर लगाए जाते हैं क्रॉस तार? तो नेत्रिका के सामने। सर्वेक्षण टेलीस्कोपों में क्रॉस तार आपके नेत्रिका के सामने लगाए जाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बर्नौली सिद्धांत का, बर्नौली सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम के साथ संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बर्नौली का जो सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण के नियम के साथ संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए बर्नौली इक्वेशन के बारे में भी आपसे पूछा था एग्जाम में। V/W + V² / 2G + Z = कांस्टेंट। सी आपका कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अक्षुब्ध प्रतिदर्श प्राप्त किए जाते हैं तनुभित्ति वाले प्रतिदर्श यंत्र द्वारा। अक्षुब्ध प्रतिदर्श हैं जो आपके प्राप्त किए जाते हैं तनुभित्ति वाले प्रतिदर्श यंत्र द्वारा। यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, थिन वॉल्ड सैंपलर्स। बढ़िया किस्म के सीमेंट में अधिक प्रतिशत होता है। जो बढ़िया किस्म की सीमेंट होती है उसमें अधिक प्रतिशत किसका होता है? तो जो बोगस कंपाउंड इनके 4 प्रकार के होते हैं, C3S, C2S, C3A और C4AF। तो उसमें से किसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, यही पूछा जा रहा है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो C3S आपका होता है, जिसको हम C3S बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। C2S को हम डाई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं। C3S को हम यहाँ पर C3A को हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और C4AF आपका एक होता है। यहाँ पर जो C3S है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसकी प्रतिशत अधिक होती है बढ़िया किस्म के सीमेंट में। यहाँ पर देखिए दिया गया डिटेल। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपका क्या है? C3S है। 25 से 50% होता है। जनरली हम नॉर्मली 40% आप सीमेंट यूज करते हैं। सपोज टू बी द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल एंड विल बर्न सीमेंट, जनरेटिंग हाई हीट ऑफ इवेल्युएशन एंड फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन, डेवलप्स एन अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। तो C3S का जो प्रतिशत होता है मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जल आपूर्ति में वितरण तंत्र बनाया जाता है किसके आधार पर? घंटे की चरण मांग के आधार पर। जो जल आपूर्ति होती है, वाटर सप्लाई होती है, उसमें जो वितरण तंत्र हम बनाते हैं किसके आधार पर बनाएंगे? घंटे में जो मांग होती है जल की, उसके आधार पर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, समतलन संक्रियाओं में क्या होता है? किसी परिवर्तन बिंदु पर पहला अवलोकन पश्च अवलोकन होता है। जो भी लेबलिंग में अगर कोई भी हम कार्य करते हैं तो जो सबसे पहले हमारा जो भी हम रीडिंग लेते हैं वो हमारा पश्च अवलोकन होता है, बैक साइड रीडिंग होती है। तो हम याद रखेंगे, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है कि समतलन संक्रियाओं में किसी परिवर्तन बिंदु पर पहला अवलोकन पश्च अवलोकन होता है। कोई भी चेंजिंग पॉइंट है जहाँ पर हम अपने स्टेशन को अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ से जो पहली रीडिंग हम लेंगे वो आपकी बैक साइड की रीडिंग ही कहलाएगी लेबलिंग में। तो ये ऑप्शन से यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा बैक साइड आपका क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग टेकन आफ्टर सेटिंग अप एन इंस्ट्रूमेंट और एनी चेंज पॉइंट इज कॉल्ड बैक साइड। ठीक है, तो यही आपकी बैक साइड होती है। फॉर साइड क्या होती है और इंटरमीडिएट साइड क्या होती है, तो ये भी आप देख लीजिएगा डिटेल में। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी थियोलाइट के बाएं फलक और दाएं फलक के प्रेक्षण के अंतर 3 मिनट है। त्रुटि है उसमें कितनी त्रुटि होगी? जो भी आपका लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो भी दायां फलक और बाएं फलक है उसके प्रेक्षण का जो अंतर है 3 मिनट है। तो उसमें त्रुटि इरर कितनी है? तो 1 मिनट 30 सेकेंड। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कोई भी कन्फ्यूजन है अगर इन सारे क्वेश्चन में, सर्वे में, चाहे किसी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा का जलांश जिसके नीचे मृदा का आयतन स्थिर हो जाता है क्या कहलाता है? जिसके नीचे मृदा का आयतन स्थिर हो जाता है उसको हम संकुचन सीमा यानी कि श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए श्रिंकेज लिमिट आपकी क्या होती है। ये कुछ फार्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। W=SC/G इंपॉर्टेंट फार्मूला है। W=E/G। और ये जो आपका दिया गया है वाटर कंटेंट डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 100%। यस का मान हम 1 ले सकते हैं, 1 लेते हैं। W क्या है आपका? वाटर कंटेंट है। E आपका वाइड रेशियो है। G आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, और यस आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं,
तेल पेंटों में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला थिनर है? तेल पेंटों में कौन सा थिनर हम प्रयोग करते हैं? तो पहला आपका दिया नेफ्था और दूसरा आपका टर्पेंटाइन। तो ये दोनों यूज करते हैं हम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैन होलों पर सामान्यतः बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। पहला आपका है हर मोड़ पर मैन होल सामान्यतः कहाँ बनाए जाते हैं? दूसरा आपका है हर जंक्शन पर, प्रवणता में हर परिवर्तन पर। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर मैन होल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छी तरह संशोधित टिम्बर का जलांश होता है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको याद अभी कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। 10 से 12% किसी भी संशोधित टिम्बर में, जो आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर होता है, उसके बाद जो भी जलांश होना चाहिए टिम्बर में 10 से 12% होना चाहिए। इसी पर उसकी सामर्थ्य काउंट की जाती है, इसी पर सामर्थ्य ली जाती है उसकी। तो 10 से 12%, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा। तो अच्छी तरह संशोधित टिम्बर का जलांश कितना होना चाहिए? तो 10 से 12% होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑक्सीकरण तालों के लिए अवरोधक अवधि प्राय रखी जाती है। ऑक्सीकरण तालों के लिए 10 से 15 घंटे। सी ऑप्शन आपका सही है, तालों के लिए अवरोधक अवधि आपकी प्राय 10 से 15 घंटे रखी जाती है। यहाँ पर दिया गया है, डिटेंशन पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज जनरली 2 to 6 वीक डिपेंडिंग अपॉन द सनलाइट एंड टेम्परेचर। सनलाइट और टेम्परेचर पे ये डिपेंड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पुताई के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला चूना होता है शुद्ध चूना। पुताई के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला आपका चूना क्या है? शुद्ध चूना है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखिए, फैट लाइम इज सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग। जो वाइट वॉशिंग और प्लास्टरिंग के लिए हम फैट लाइम का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक लाइम आपका कहाँ यूज होता है? सुटेबल फॉर मेकिंग मोटार एंड यूज्ड फॉर मशीनरी कंस्ट्रक्शन। अलग अलग लाइम का अलग अलग यूज है। लाइम के भी आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारे कराए गए हैं। बिल्डिंग मटेरियल के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज, जो भी प्लेलिस्ट है, उसी में आपको सारे चैप्टर के बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, लकड़ी की चादरों को कितने दाब पर चिपकाकर प्लाईवुड बनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। लकड़ी की चादरों को कितने दाब पर चिपकाकर प्लाईवुड बनाया जाता है? तो आपका पहला दिया 100 से 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 100 से 130, तीसरा ए और बी दोनों, और 9 ए और 9 ही बी। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, 9 ए और 9 ही बी। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सही नहीं है। देखिए यहाँ पर, द प्रेशर अप्लाइड ऑन प्लाईवुड्स वेरीज फ्रॉम 0.7 टू 1.4 न्यूटन पर एम स्क्वायर, या 70 से 140 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन अगर रहता तो सही होता। नेक्स्ट हम देखते हैं, विराम पर मृदा दाब का गुणांक दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू द्वारा विराम पर मृदा दाब का गुणांक यहाँ से दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जल में 45 mg पर लीटर से अधिक नाइट्रेटों के होने पर कौन सा रोग होता है? अगर 45 mg पर लीटर से अधिक अगर नाइट्रेट है जल में, तो उससे कौन सा रोग होगा? तो यहाँ पर देखिए, पहला दिया गया है जठरांत शोथ, कार्बुरिक दंत और पोलियो। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया डिटेल, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, बालूपंक क्या है? बालूपंक क्या है? तो बालूपंक संयोजन रहित मृदा में बनने वाली प्रवाह अवस्था है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसका अभी ये फर्स्ट पार्ट है 2010 के सीरीज का। सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो को मिल जाएगी। तो बालूपंख हम देख लेते हैं, क्विक सैंड होता है आपका बालूपंख, और इसके बारे में यहाँ पर डिटेल आपको दिखाया गया है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए,